जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम का ये प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि 21 जनवरी 2024 को जो परीक्षा हुई थी सीटेट का, उसी का ये प्रश्न पत्र है। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सीडीपी, जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि 21 जनवरी 2024 को जो परीक्षा हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है। आज मैं आप लोगों के लिए ये गणित का प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, तो यह गणित 21 जनवरी 2024 के जो परीक्षा हुई थी उसी का यह प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है सीटेट। जी हाँ, तो सीटेट का एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी 2024 को, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का हल करना ज़रूरी होता है। जितना प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखिएगा उतना आपके पास अनुभव और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ये सभी बातें आप लोगों को पता चलेगा। तो आइए देखते हैं ये आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, गणित का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यह 1 to 5 में यह प्रश्न पूछा गया था। 1 to 5 का यह प्रश्न पत्र है। तो 1 to 5 के एग्ज़ाम के लिए उम्र जो है वो 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को उम्र में रख करके ही ये प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ दिया गया, ए और सी दोनों। तो ए में कहता है कि यह सटीक होनी चाहिए और सी में कहता है कि बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने इस प्रकार हल किया है। जी हाँ, 26 और 5 में गुना करने के लिए दिया गया, तो वह 6 पचे 30 लिखा और 2 पचे 10 लिखा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। जी हाँ, बच्चा जो है वो 30 यानी कि हासिल के बारे में नहीं जानता है, तो उसमें क्या सुधारने की उपयुक्त आवश्यकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। जी हाँ, यह पुनर्समूहीकरण की अवधारणा के बारे में बच्चों को बताना होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 2 गुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। जी हाँ, एक संख्या है उसमें 8 जोड़ दिया जाता है। जी हाँ, कोई संख्या है उसमें अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 2 गुना हो जाता है। जी हाँ, तो 8 में क्या जोड़ेंगे तो 2 गुना होगा, तो वह 8 ही है वह संख्या। जब 8 में 8 जोड़ेंगे तो वह 2 गुना हो जाएगा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न जो है एकदम इजी है और कुछ में जो है वो कुछ माइंड लगा करके और कुछ अवधारणा जो है पेडागोजी जो है मैथ का, उसको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है। जी हाँ, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है। ऑप्शन दिया गया 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर और 0.1 मीटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मिलीमीटर 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो 10 mm बराबर जब 1 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ 1/10 जब करेंगे, जब मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/10 करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.1, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि एक खाली स्थान सदैव समबहुभुज होता है। जी हाँ, बहुभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि बहुभुज
और वो भी समबहुभुज। समबहुभुज होगा, जो वर्ग होगा वही समबहुभुज होगा, क्योंकि बहुभुज में भुजा होना चाहिए, वृत्त होगा नहीं, क्योंकि वृत्त में भुजा नहीं होता है। और वो भी कहता है समबहुभुज, यानी कि बराबर भुजाएं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी 2024 सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न। 36 में कहता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या है। एकदम बिल्कुल आसान सा प्रश्न कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। तो दोस्तों त्रिभुज के सभी कोणों को जब जोड़ते हैं तो उसका योगफल 180 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। जी हाँ, कौन सा जो है आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 38 नंबर का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। जी हाँ, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, केवल ए। जी हाँ, केवल ए जो है सबसे उपयुक्त कथन है। इसमें लिखता है कि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का। 39 में दिया गया है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वैधता का। जी हाँ, उसमें वैधता का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है 40 नंबर का। जी हाँ, 40 में दिया गया है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909 और 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। तो इसमें क्या करना होगा कि ये सभी को जोड़ देना होगा। जब ये तीनों को जोड़ देंगे तब आ जाएगा 28,017। अब कहता है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए 28,017 में क्या घटाना होगा। तो 28,017 में से 25,454 को माइनस कर देंगे। जी हाँ, जब माइनस करेंगे तो ये 3 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि 2563। जी हाँ, 2563 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में देखिए 2563 आया। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी 2024 के सीटेट एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगला सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने वाला है, तो इसके लिए इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा कथन सही है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पहला कथन कहता है कि एक एक अभाज्य संख्या है, यह गलत है। बी कहता है कि एक एक भाज्य संख्या है, ये भी गलत है। जी हाँ, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत है। सी कहता है कि एक दोनों है, एक भाज्य भी है और अभाज्य भी है, ये भी गलत है। डी कहता है एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो यही कथन सत्य है। जी हाँ, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसलिए सही कथन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। जी हाँ, संख्या पैटर्न से प्रश्न पूछता है
तो संख्या पैटर्न में देखिए कि 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। जब इसे देखिएगा तो इससे पता चलेगा कि यह जो है क्यूब दिया गया है। जी हाँ, 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, ये 4 का क्यू है और ये 5 का क्यू है। कहता है अगले 2 पद क्या होंगे, तो अगला 2 पद होगा 6 का क्यू और 7 का क्यू। तो 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343। तो 216 और 343 जो ऑप्शन है वह है डी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 216 और 343। तो इस प्रकार का पैटर्न का भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो पैटर्न भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। जी हाँ, कौन सा जो है सबसे कम उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। यह गलत बात है, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो ये जो है सबसे कम उपयुक्त है। बाकी देखिए, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी गणित सीख सकते हैं। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, तो ये सभी जो है प्रोत्साहित करने वाला है और ऑप्शन डी जो है प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है 44 नंबर का। देखिए 44 में दशमलव वाला गुना और भागा दिया है, तो दशमलव के गुना और भागा पर ध्यान देना होगा। तो इसे सोल्व करने के लिए दिया है कि 25.3 गुना 5 माइनस 35 भागा 5 माइनस 3 गुना 18.5। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा था 21 जनवरी 2024 के सीटेट एग्जाम में। तो दशमलव वाला इसको जब सोल्व करेंगे, जी हाँ देखिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ सबसे पहला काम करना होगा कि 35 भागा 5 का, तो उससे पहले देखिए लिखते हैं 25.3 में गुना 5 माइनस 35 भागा 5। तो देखिए इसको लिख देंगे 25.3 गुना 5 माइनस ये 35 में भागा पड़ेगा 5 से, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और माइनस 3 गुना 18.5। जी हाँ 18.5। अब देखिए यहाँ गुना करना होगा, 25.3 में जब 5 से गुना करेंगे तो 126.5 होगा, 126.5 माइनस 7, और माइनस 3 में गुना करेंगे 18.5 से, तो यहाँ साइन होगा माइनस का, और ये जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 55.5। अब क्या करेंगे कि -7 और -55.5 दोनों जुट जाएगा और 126.5 में से घट जाएगा 126.5। ये जब माइनस दोनों जोड़ देंगे तो 55 और 7 62.5 हो जाएगा। जी हाँ 62.5। जब इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा 64। जी हाँ 64.0, यानी कि 64 बचेगा। जी हाँ 64। तो यहाँ देखिए 64.0 ऑप्शन बी में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। तो यहाँ जो है ये दशमलव का ये जोड़ घटाव गुना पर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खाली स्थान को शामिल करता है। शिक्षार्थियों का आकलन किसे शामिल करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोयुग्यात्मक आयाम को शामिल करता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं कि 3 में गुना करेंगे 7 से, तो 3 सतह हो जाता है 21। अब 21 से भाग करेंगे तो 21 से भाग करने पर जो कट जाएगा वही उसका आंसर होगा। 21 भी कट सकता है, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, यानी कि ये सभी 21 का जो गुणज है वो आंसर होगा। तो 21 का गुणज यहाँ पर 4 में से एक ही है, तो ऑप्शन ए को अगर हम ट्राई करते हैं 343 को जब काटने का प्रयास करते हैं 21 से,
तो देखिए 343 को भाग करेंगे तो एक बार में लग जाएगा 21, बचेगा 3, यहाँ 1 और यहाँ 3, 1 यहाँ उतर जाएगा 3। जब 21 से काटेंगे तो ये 343 नहीं कटेगा। यहाँ 343 21 से कटेगा 378। देखिए 378 को भाग करते हैं 21 से, 378। देखिए एक बार में 21, यहाँ बच गया 6 और यहाँ 1 और ये 8। 21 को 8 बार में गुना करेंगे तो 168 होगा, तो ये कट चुका है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 47 नंबर का। देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन समझने का है कि 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। जी हाँ, समकोण में डिग्री का संख्या। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 2 8, ये हो गया 8/3। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना समकोण होगा, तो समकोण होता है 90 डिग्री का, 90 से इसमें गुना करेंगे तो ये 30 या 90, 30 से ये कट जाएगा। अब 30 और 8 में गुना करेंगे तो ये होता है 240 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी 240 डिग्री। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। जी हाँ, सबसे कम लागत वाला कौन सा है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 750 रुपये प्रति पैकेट के वाले 75 पैकेट, तो 750 रुपये के हिसाब से 75 पैकेट का दाम हो जाएगा। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 56,250 रुपया। जी हाँ, अब फिर कहता है कि 7.5 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से 750 पैकेट का दाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5625 रुपया। जी हाँ, 5625 रुपया। फिर कहता है कि 750 रुपये प्रति वस्तु वाली 7.5 दर्जन, तो 750 में 7.5 से और गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 67,500 रुपया, 67,500 रुपया। और फिर कहता है कि 7 रुपया 50 पैसा वाला 75 दर्जन, तो 75 में 12 से गुना करेंगे और उसमें से 7.5 रुपया जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6750 रुपया। अब प्रश्न कहता है कि किसकी लागत सबसे कम है, तो सबसे कम देखिए 5625 रुपया है, वह है ऑप्शन बी का, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था 21 जनवरी 2024 के सीटेट का एग्ज़ाम में। आगे दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो इसी प्रकार का प्रश्नों का संग्रह होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न को दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर का। 49 में कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणा समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थानीय मान चार्ट जो है वह सबसे कम उपयुक्त है। इसमें सबसे अच्छा उपयुक्त है डिन्स ब्लॉक्स, मुद्रा और गिनतारा। जी हाँ, गिनतारा जो इस प्रकार का गिनतारा बना हुआ रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इसमें वो गोटी जो है इस प्रकार से डाला रहता है, तो ये गिनतारा जो है ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो वह है स्थानीय मान चार्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। जी हाँ, उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो नीचे जो दिया गया इसमें से किस ज़मीन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ 15 गुने अगर 35 देखते हैं तो 15 35 में गुना करते हैं तो 525 होता है, और 30 और 20 में गुना करेंगे तो ये 600 होगा। जी हाँ, 600, और 25 25 में गुना करेंगे तो होता है 625,
और 45 और 5 में गुना करते हैं तो होता है 225। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 625 है ऑप्शन सी का, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 52 नंबर का। जी हाँ, 52 में दिया गया है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। जी हाँ, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सत्य नहीं है क्योंकि यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। यह कथन सत्य नहीं है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। जी हाँ, कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसका सही कथन है ऑप्शन ए, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 54 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 7.1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसको क्या करना है, सीधे भाग कर देना है। तो इसको पूर्णांक को अगर तोड़ते हैं तो 2 सते 14, 1 15/2 और इसमें भागा कर देंगे 1/12 से, तो क्या होगा कि 15/2 और जब भागा करते हैं तो इसको गुणा में बदल के 12/1 होगा। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 15 और 6 में गुना करेंगे, 15 छक 90। यहाँ ऑप्शन डी दिया गया है 90, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 55 नंबर का। 55 का प्रश्न दिया गया कक्षा 2 में। कक्षा 2 में इस प्रकार का सवाल दिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसको जो है हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से। देखिए, 2 में से 7 को घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 में से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा कि मैडम, हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जी हाँ, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तो उधार के जगह पुनर्समूहीकरण का शब्द का यूज करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण शब्द के बारे में बताना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 56 नंबर का। तो इसमें टोटल गणित का 30 प्रश्न है और यह जो है 31 से लेकर के 60 तक का है। तो 56 नंबर का प्रश्न है कि यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। जी हाँ, पासा को उछालने पर यह जो है एक बार 5 आया, 3 आया, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। तो ये 10 बार का परिणाम है। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा प्राप्त हुई, तो देखिए 6 आया 2 बार और 3 आया 3 बार, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3। नेक्स्ट है 57 नंबर का। 57 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। जी हाँ, गणित में इबारती सवालों के लिए सही कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो ये होता है स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई है। जी हाँ, पार्सल भेजने की दर जो है वो नीचे दी गई है। अब इसे पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम पर 15 रुपया, पार्सल का भार अगर 50 ग्राम है तो 7 रुपया। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है।
पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने का सही राशि का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों सही राशि का चुनाव हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी। 50 ग्राम और उससे कम का है 15 रुपया। 50 ग्राम और उससे कम के लिए लगेगा 15 रुपया, और उसके पास जो है वह 350 ग्राम है। तो 350 ग्राम है, तो 350 ग्राम के लिए 15 + 7 है, उसमें गुना करेंगे 6 से, तो 15 + 42 यानी 57 रुपया उसका टोटल चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है 59 नंबर का। 59 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। जी हाँ, सबसे उपयुक्त क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उसका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, यह जो है प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। सूत्रों को याद करना यह सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, इसलिए सूत्रों को याद करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पैटर्न का उपयोग करना चाहिए, दृश्यीकरण और संबंध स्थापित कर उसका निरूपण करना चाहिए। तो ये सूत्रों को याद करना ये सबसे कम प्रभावी है। तो ये था गणित का टोटल 30 प्रश्न, जो कि 21 जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। और आगे दिसंबर की एग्ज़ाम की तैयारी इस वीडियो के आधार पे करना है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।